अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फातिमा और आज जो मेरा टॉपिक है वो है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने एसिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि एसिड्स किन किन चीज़ों के साथ, सल्फाइड्स, बायसल्फाइड्स, उन सब के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या क्या आगे हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं। इसी तरह आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, कि बेसिस को जब मैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ रिएक्ट करूँगी तो मेरे पास कौन सी गैसेस इमिट होंगी, कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, कितनी अमाउंट हमारे पास वाटर की आएगी। तो इसी तरह आज हम लोग पढ़ते हैं बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले मैं बेसिस का रिएक्शन करवाऊंगी एसिड्स के साथ। अब हम बचपन से ही, बहुत छोटी क्लासेस से ही हमें ये कॉन्सेप्ट मिलता आता है कि जब एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करती है ना, तो ये जो इन रिटर्न हमारे पास आता है साल्ट प्लस वाटर, ये दो हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं। ये क्या है हमारे पास प्रोडक्ट्स, और सबस्ट्रेट क्या होते हैं एसिड और बेस। जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं हमारे पास आता है साल्ट और वाटर। इसका हम रिएक्शन भी देख लेते हैं, कोई सी भी बेस ले लें। सबसे जो कॉमन इसका रिएक्शन होता है ना, वो होता है कि NaOH हमारे पास बेस होती है और NaOH हमारे पास बेस होती है। कोई सा भी एसिड ले लेते हैं हम, H2SO4 एसिड ले लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि Na जो होती है ना, इसके साथ हमारे जब भी हम कोई रिएक्शन पढ़ते हैं हमें पता है ये जो फर्स्ट हमारे पास चीज़ आती है ना, इसकी जो फर्स्ट Na है ना, Na ने अगले वाले सबस्ट्रेट के लास्ट वाले SO4 के साथ रिएक्ट करना होता है। तो इस तरह हमारे पास बन जाता है Na2SO4। क्या बन जाता है Na2SO4 प्लस ये एक H2 प्लस OH, हमारे पास क्या बन गया H2O। यानी कि ये सिंपल एक रिएक्शन होता है, बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, साल्ट और वाटर। इस तरह जो आपको बुक पे रिएक्शन दिया हुआ है वो ये रिएक्शन है कि KOH हमारे पास बेस है। अब KOH की हम लोग 2KOH लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन में हमारे पास होता है 2KOH और दोबारा हम सल्फ्यूरिक एसिड ही ले लेते हैं H2SO4। अब ये दोबारा ही ऐसे जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में क्या हुआ है कि जो 2K है ये SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, बन जाएगा K2SO4 जो कि एक साल्ट होती है, पोटेशियम सल्फेट। और इसी तरह ये जो हमारे पास H2 है ये OH के साथ रिएक्ट करेगा ताकि बना दे H2O। यानी कि ये हमारे पास हो गया ना रिएक्शन, बेस ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्या चीज़ आ गई, साल्ट और वाटर। और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है एसिड को और बेस को, और दो नई चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है साल्ट और एक होता है वाटर। अगला जो हमारा बेस का रिएक्शन होता है वो होता है अमोनियम साल्ट के साथ करते हैं। अमोनियम आपको पता होना चाहिए, NH3 जो सिंपल होता है ना, सिंपल NH3, इसको हम कहते हैं अमोनिया। यही जब अमोनिया, इसको हम अमोनिया कहते हैं, यही NH3 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, NH2 हो जाए, इसको हम कहते हैं अमाइन। इसके NH3 के अंदर एक हाइड्रोजन का और ऐड कर दो, NH4 बन जाए, तो उसे कहते हैं हम अमोनियम। इसी अमोनियम का अब हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। इस अमोनियम का सिंपली नहीं बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, अमोनियम के किसी भी साल्ट के साथ, यानी अमोनिया को क्लोराइड के साथ या SO4 किसी भी चीज़ के साथ लेके अब हम करेंगे बेसिकली उसका रिएक्शन। अब अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, यानी कि साल्ट हम क्लोराइड ले लेते हैं, अमोनियम वैसे भी है, तो NH4Cl। कोई सी भी बेस ले लें। यहाँ पे हम लोग बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सिंपल एक बेस हम पीछे भी लेते आ रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ली। अब ये हमारे पास रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पे सबसे पहले ये, अब देखो मैं अगर सबसे पहले तो NH4 है, NH4 के अंदर हमारे पास एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है। ऐसे ही है ना, अगर मैं NH4 को खोल के लिखूँ तो यहाँ एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलेगा तो बन जाएगा क्या, वाटर। NH4 के अगर एक हाइड्रोजन NH4 में से इस OH के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वाटर, H2O प्लस। अब यही बाकी NH4 में से एक हाइड्रोजन वाटर निकला और वाटर बना, बाकी कितने हाइड्रोजन रह गए, 3। अब N+3 हाइड्रोजन क्या बन जाते हैं, NH3, यानी कि अमोनिया।
अब ये अमोनिया साथ आएगा। अब ये अमोनिया गैस की फॉर्म में होगा। गैस की फॉर्म में जब होगा तो ये अमोनिया एवेपोरेट कर जाएगा। गैस की फॉर्म में इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसने एवेपोरेट हो जाना है। बाकी पीछे क्या रह गया, ये दो आपस में रिएक्ट कर गए। अब इसने इस चीज ने Na के साथ रिएक्ट करना है और मेरे पास क्या बन गई, साल्ट। इससे हमें क्या चीज पता लगती है कि जब हम किसी भी बेस का अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं, एक चीज हमारे पास वाटर आती है, दूसरी हमारे पास अमोनिया गैस निकलती है और तीसरी दोबारा हमारे पास क्या आ जाती है, साल्ट आ जाती है। जब एसिड के साथ रिएक्शन किया, दो प्रोडक्ट्स आए, साल्ट वाटर। जो ही अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन किया, साल्ट और वाटर तो साथ आए, साथ अमोनिया भी हमारे पास आया। इसके अलावा इस रिएक्शन को अगर मैं मजीद करूं, यहाँ पे मैंने एक अमोनियम साल्ट ली थी, अगर मैं अगले वाले रिएक्शन के अंदर दो अमोनियम साल्ट ले लूं यानी कि NH4 ले लूं। इसके साथ यहाँ पे मैंने क्लोराइड साल्ट ली थी, अब मैं SO4 ले लूँ, SO4। अब यहाँ पे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ली थी, अब मैं कोई और बेस ले लेती हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। अब देखिए रिएक्शन कैसे आएगा। अब यहाँ पे आपने देखना है, ये चीज़ देखनी है, NH4 के साथ 2 लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये NH4 2 है, यानी कि एक NH4 2 NH4। इस हिसाब से हमें पता लगता है कि H के साथ यानी कि हाइड्रोजन के साथ 4 है ना, तो ये हाइड्रोजन जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, और Na के साथ 1 है, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 नाइट्रोजन है और 8 हाइड्रोजन है। अब जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इसको ज़रा मैं खोल के लिखती हूँ। हमारे पास यहाँ 2 नाइट्रोजन है और 8 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन इस एक OH के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, H2O हो जाएगा। यहाँ से अगर दो हाइड्रोजन इस OH के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ मेरे पास H2O बन जाएगा। यहाँ पे एक OH के साथ 2 हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया तो मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल बना H2O। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैंने बेस लिया है तो इसका फॉर्मूला होता है ना CaOH2। अब यहाँ पे मेरे पास एक OH नहीं बल्कि 2 H दिए हुए हैं। अब 2 OH, अब जो अगला OH का मॉलिक्यूल रह गया उसने फर्दर 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना है, दोबारा एक और वाटर का मॉलिक्यूल बन गया तो हम इस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ 2 लिख देंगे, यानी कि मेरे पास 2 H2O के मॉलिक्यूल बने हैं। इसी तरह अब दोबारा बाकी कितना रह गया, 2 नाइट्रोजन रह गए और कितने, 4 हाइड्रोजन रह गए, तो बाकी मेरे पास 2 NH3 बच गया। 2 ही अमोनिया जोन से रिएक्ट, 2 ही अमोनिया जोन से एवेपोरेट होंगे, और बाकी ये जो SO4 है ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरे पास हो जाएगा CaSO4 जो कि एक साल्ट होती है। दोबारा वही हुआ, क्योंकि इसमें हमारे पास सबस्ट्रेट्स की मिकदार ज़्यादा थी तो फिर प्रोडक्ट्स भी आगे 2 निकले, यानी कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 2 अमोनियम साल्ट, 2 अमोनिया की गैसेस और 2 आगे हमारे पास साल्ट निकला। ये था हमारा रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। अब हम करते हैं कि अगर तो प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स के एसिड्स को अगर हम सॉल्युबल मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाएं, कैल्शियम के साथ, आयरन के साथ, जिंक के साथ, लेड के साथ, मरकरी के साथ, मैं किसी भी मेटल को अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करूंगी तो फिर मेरे पास क्या चीज़ें आएंगी। सिंपल एक ये चीज़ देखी जाती है कि अगर मैं किसी भी बेस को मेटल्स के साथ रिएक्ट करूंगी, वो मेटल्स में जिंक हो सकते हैं, आयरन हो सकता है, लेड हो सकता है, मरकरी हो सकता है। अब जब मैं इनके साथ रिएक्ट करूंगी ना तो हाइड्रो ऑक्साइड्स निकलेंगे, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड्स निकलेंगे, और ये हाइड्रो ऑक्साइड बेसिकली प्रेसिपिटेट होते हैं, यानी कि ये ऊपर आ जाते हैं, इनको सिंपली निकाल लिया जाता है ऊपर एक सॉलिड की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म के अंदर ऊपर मिक्सर के आ जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट होना। तो हम कहते हैं कि क्या ऐसा बेस के किस चीज़ के साथ रिएक्ट करें कि हाइड्रो ऑक्साइड की प्रेसिपिटेशन होती है, यानी हाइड्रो ऑक्साइड निकलते हैं। तो अब हम वो रिएक्शंस पढ़ते हैं कि जब इनके साथ बेसिस को रिएक्ट किया जाता है तो फिर हाइड्रो ऑक्साइड प्रेसिपिटेट होते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई सी भी एक बेस ले लूँ, चले सबसे पहले हम लोग कोई सा मेटल लेते हैं, कैल्शियम अब मैं लेती हूँ, CaSO4, CaSO4। अब इसके साथ मैं एक बेस लेती हूँ 2NaOH।
अब यहाँ पे मुझे पता है CaSO4 मैंने यहाँ पे ले लिया मेटल और 2NaOH मेरे पास बेस है। अब आपको पता है ये जो पहला होता है इसने लास्ट वाले के साथ रिएक्ट करना होता है। जब रिएक्ट करेगा तो मेरे पास आएगा Ca। अब ये NaOH के साथ 2 लगा, यानी इसका मतलब है हमारे पास 2 NaOH है। अब CaOH ने जब इन 2 NaOH के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, आया ना हाइड्रोक्साइड, प्रेसिपिटेट हुआ हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा, इसको फर्दर हम लोग सेपरेट कर लेंगे पूरे मिक्सचर में से। इसके अलावा ये चीज़ तो प्रेसिपिटेशन तो हो गई, लेकिन फर्दर और भी इसमें से क्या चीज़ें निकलती हैं, इसमें से हमारे पास SO4 ने जब इसके साथ रिएक्ट करना है तो Na2SO4 भी हमारे पास एज एन एसिड निकल आता है, यानी कि हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हुआ। ये तो था कैल्शियम के साथ। मैं जिंक के साथ करती हूँ, जिंक के साथ ZnSO4 के साथ मैं 2NaOH को रिएक्ट करती हूँ तो दोबारा होता है जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड OH2, सिंपल वही रिएक्शन होगा, OH2 होगा प्लस और SO4 के साथ 2Na दोबारा Na2SO4। इसी तरह और भी फर्दर रिएक्शंस होते हैं। अगर मैं अब इसको आयरन के साथ करूं, यानी कि FeSO4 आयरन के साथ अगर मैं रिएक्ट करूं, यानी फेरस सल्फेट के साथ FeSO4 के साथ मैं रिएक्ट करूं NaOH को 2NaOH को, तो दोबारा मेरे पास जो प्रोडक्ट निकलेगा उसमें Fe जो है इस OH के साथ रिएक्ट करेगा FeOH2 प्लस Na2SO4। इसी तरह दोबारा मेरे पास हाइड्रोक्साइड निकलेगा। इसी तरह जब मैं लेड के साथ करूंगी, मैं फर्दर और के साथ करूंगी तो मेरे पास हाइड्रोक्साइड जो हैं वो प्रेसिपिटेट होंगे। यही था हमारे पास प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। आई होप अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्लियर कर ले। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करती हूँ। अब यहाँ पे आयरन जो होता है ना वो बेसिकली 2 फॉर्म्स का होता है। हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट करती है, बेसिस मुख्तलिफ चीज़ों के साथ रिएक्ट करती हैं। इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स का मतलब है कि बेसिकली बेसिस इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करती। हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल का मतलब है कि डिसॉल्व नहीं होगा, इसका बिल्कुल यही मतलब है कि प्रेसिपिटेट करेगा। हमें यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बेसिस ने इन मेटल्स के साथ रिएक्ट करना है ताकि इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स निकले। बेसिस इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं रिएक्ट करती, वो प्रोडक्ट आता है हाइड्रोक्साइड। बेसिस इन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे ताकि इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है, ताकि वो इनसॉल्युबल है, डिसॉल्व तो उसने होना नहीं, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होना है, उसको पकड़ के हम सेपरेट फिर कर देते हैं।